हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेएस। सबसे पहली बात, अगर आपको भी टॉपर की तरह आंसर्स लिखने हैं, टॉपर्स की तरह मार्क्स निकालने हैं, तो यहाँ पे मैंने श्रुति शर्मा मैम की कॉपी ली है जो 2021 में टॉपर थी। बेसिकली उनकी कॉपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, आंसर राइटिंग में अगर आपने उनकी कॉपी डिकोड कर ली तो आपको आंसर राइटिंग में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्यों है आंसर्स लिखने के लिए। यूपीएससी में जाके आप जब जीएस1 का पेपर लिखोगे तब उसके आंसर्स लिखने में, तो अगर टॉपर की तरह आंसर लिखना है तो टॉपर की तरह सोचना भी पड़ेगा। और जब टॉपर की तरह सब जब सोचोगे तब टॉपर की तरह पढ़ोगे। तो बेसिकली मैं आज आपको थीम 1 पढ़ाने वाला हूँ सोसाइटी का। बट वो थीम पढ़ने से पहले एक सिंपल सा टास्क करते हैं ताकि टॉपर क्या सोचता है और क्या लिखता है पहले उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने श्रुति शर्मा मैम की कॉपी ली है जो वन ऑफ द बेस्ट कॉपी है यूपीएससी फैटर्निटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोसाइटी का अगर क्वेश्चन देखें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये सोसाइटी का क्वेश्चन देखते हैं कि चाइल्ड लेबर इज नॉट जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन बट ऑल्सो सोशल कंडीशन इलैबोरेट। अब देखो, अब इन्होंने सोचा कैसे होगा और क्वेश्चन को कैसे डिकोड किया होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ये 10 मार्कर है। 10 मार्कर में सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। ओके, और इसके साथ साथ हर एक सेक्शन को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे बेसिक पे उन्होंने गए और बेसिक से उन्होंने पॉइंट्स निकाले और उसी बेसिक को उन्होंने एग्जाम्पल, फैक्ट्स और डेटा के साथ वैलिडेट करके उसको एक खूबसूरत सा आंसर बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करें, इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन बट सोशल कंडीशन। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। देखो कैसे स्टार्ट किया उन्होंने कि एज पर एनसीआरबी 2019 का डेटा है, 1 चाइल्ड गोज मिसिंग एवरी 8 मिनट। ठीक है, अगेन चाइल्ड से रिलेटेड उन्होंने डेटा, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड डेटा से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी में पॉवर्टी करके है, यूपीएससी में अलग अलग थीम्स है जो मैंने लास्ट ईयर थीम्स बताए थे, उसी थीम में से ये एक पॉइंट आता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर डेटा रेडी करके रखा था। फिर उसके बाद उनके अभी जो पॉइंट्स रहेंगे ना, आप वो देखो कि उन्होंने बेसिक पॉइंट्स को कैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉइंट्स बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी किससे रिलेटेड हो करोगे आप? फैमिली, ठीक है, पॉवर्टी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेट्रियार्किकल सोसाइटी, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम कैरेक्टरिस्टिक में इंडियन सोसाइटी के पढ़ेंगे। अब उन्होंने देखो इकोनॉमिक कंपल्शन में जो पूछा था वही लिखा, पॉवर्टी से रिलेटेड एक बेसिक डेटा लिख दिया। देन इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि ऑब्वियसली 2021 में वो 2020 का पैंडेमिक था। इसके बाद मोर प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन पुअर फैमिलीज, फैमिली से रिलेटेड एक बात आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया सोशल में। सोशल में मुझे बताओ कि हमारे पास क्या क्या बेसिक पॉइंट होता है? फैमिली, एजुकेशन, पेट्रियार्की, मैरिज, यही सारी चीज़ें। तो लैक ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखा। पेट्रियार्किकल नेचर, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखा। देन रोल ऑफ कास्ट, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखा। एंड देन माइग्रेशन। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे रॉकेट साइंस जैसे यूज नहीं किया ना, उन्होंने भी वही सोसाइटी के जो बेसिक फीचर्स थे उन्होंने वही यूज किए। हाँ, बट अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप उनको यूज कैसे करोगे, उनको लिखना कैसे है। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पूरे सेशन में। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे थीम्स। ओके, तो कौन से थीम्स पढ़ा रहे हो सर? तो अगर हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के, जो मेरा लास्ट वीडियो था जो आप देख सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमी इंडियन सोसाइटी के यहाँ पे 10 थीम निकाले थे। आज हम लोग थीम नंबर 1 करेंगे, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ थीम के साथ साथ मैं आपको थीम में जो इतने सारे जो पॉइंट्स थे, ठीक है, जो सब टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। उसी के साथ साथ हम ऐसे भी देखेंगे कि उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं और हर एक जो पॉइंट हमारा होगा उसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं बस सेट कर दूं। ओके, चलो फिर तो विल यूज दिस प्रहार का मटेरियल। ओके, ये प्रहार का मटेरियल, इसमें अच्छे से मेंस दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, विथ इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बताने के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ाना है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये देखेंगे। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, और यहाँ पे हम इतने सारे टॉपिक्स
कवर करेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना है हमें। ओके, ऑल गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलो फिर इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सोसाइटी क्या है पहले वो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्योंकि अगर सोसाइटी क्या है यही नहीं पता तो हम लोग लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को आप जब भी इंट्रोड्यूस करोगे ना, एक इंट्रोडक्शन आपको पता होना ही चाहिए कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो एक बेसिकली एक डेफिनेशन हम रट लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे कि इंडियन सोसाइटी द ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट शेप बाय एथोस ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद क्या क्या याद रखना है, कौन से कीवर्ड, मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल एंड वासुदेव कुटुंबकम। इतनी चीजें अगर आप आपके इंट्रो में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपको सोसाइटी समझ में आ गया, व्हाट इज इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अगर इसको हम उसको और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि सर समझाओ में इंडियन सोसाइटी होती क्या है बेसिकली, आपने ये सोसाइटी की डेफिनेशन तो बोल दी। देखो, अगर सोसाइटी को जानना है ना, सोसाइटी को हम सिंपल वर्ड में देख सकते हैं, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी, लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी हु शेयर्स कॉमन वैल्यू। क्या क्या शेयर करते हैं, कॉमन लॉज, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो बेसिकली अगर सोसाइटी को देखेंगे, आप क्या समझो ना, आप ऐसा समझो कि एक सोसाइटी में हम लोग सारे रह रहे हैं एंड वी इंटरैक्ट विद ईच अदर इन अ सोसाइटी, वी इंटरैक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत अलग अलग घर है, ठीक है, तो और इसमें बहुत सारी बिल्डिंग है, तो सारी की सारी मिलके एक सोसाइटी हो जाती है। सही बात है, एक सोसाइटी हो जाती है। अब सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में आप अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हो, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते हो, एक दूसरे के कल्चर को समझते हो, एक दूसरे के रिलीजन को समझते हो। इट इज ऑल अबाउट अ सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पे जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप आंसर में क्या लिखोगे। ठीक है, आप एक डेफिनेशन रट लो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आप रट सकते हो। इसी के साथ साथ एक थिंकर का भी हमें एक आइडिया होना चाहिए, जो हम लोग कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं या फिर इंट्रोडक्शन में। जैसे RM मैकक्लेवर, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या है, सोसाइटी अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन विच इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशन विच इज ऑलवेज चेंजिंग। मतलब क्या, यहाँ पे ना जो है, ठीक है, ऑलवेज चेंजिंग मतलब वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। समझो कि एक स्पाइडर का वेब है, ठीक है, ये स्पाइडर का वेब है, ये स्पाइडर का वेब है। अब यहाँ पे एक थ्रेड कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वैसे ही सोसाइटी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर यहाँ पे एक थ्रेड भी हिलेगा यहाँ पे, तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर, पैटर्न, बैलेंस, इंस्टीट्यूशन, रूल, सब कुछ हिलने लग जाएगा, सब कुछ शेक करेगा। तो बेसिकली जो मैकक्लेवर है ये भी यही कह रहे हैं, वेब ऑफ सोशल रिलेशन विच इज ऑलवेज चेंजिंग, जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या, दिस मीन दैट सोसाइटी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल बट द रिलेशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, उसको कहते हैं हम लोग सोसाइटी। ओके, अगर आपको सोसाइटी समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। ओके, अब बोलोगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी ये तो हमें आता है, इसका हम लोग क्या करेंगे। गाइस, इसका बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, आपका जो भी सोसाइटी से रिलेटेड आंसर है ना, आपका आंसर यहां से निकलेगा। ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है, अब उसी कैरेक्टरिस्टिक के अराउंड आपका आंसर घुमाओगे। ओके, बीट एनी क्वेश्चन, देन जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको कैरेक्टरिस्टिक के अराउंड ही घुमाना है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है और इन्हीं पॉइंट में आपका आंसर घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल डाइवर्सिटी, एकोमोडेटिव सोसाइटी, पेट्रियार्की एंड जनरल रूल, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे इंडियन सोसाइटी है ना, तो देखो, रिलीजियस को एग्जिस्टेंट, पेट्रियार्किकल नेचर, जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम, कल्चरल डाइवर्सिटी, फैमिली, मैरिज, तो ये सारे पॉइंट, आपका सोसाइटी का क्वेश्चन आ गया, आपके आंसर्स में ये पॉइंट आने ही चाहिए। ओके, तो समझते अभी ये हर एक पॉइंट कहना क्या चाहता है। बेसिकली कल्चरल डाइवर्सिटी, व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी, हियर इन इंडिया वी हैव मल्टीपल कास्ट, रिलीजन्स एंड रीजन्स। ओके, जैसे हिमाचल से लेके, ठीक है, कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये क्या है, अलग अलग हमारे पास रीजन है। सेंटर में अलग है, वेस्टर्न में अलग है, ईस्टर्न में अलग है, नॉर्थ ईस्ट के अलग है। अगेन वी हैव मल्टीपल कास्ट, ठीक है, मल्टीपल कास्ट है हमारे पास, मल्टीपल लिंगुअल है,
ठीक है, अलग अलग भाषा है हमारे पास बोलने के लिए, जैसे इट इज मोर देन, ठीक है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, ठीक है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। तो ये है कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जब भी कल्चरल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन आ जाए या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी आपको पॉइंट लिखना है, तो आपको बस इतना ही लिखना है, को एग्जिस्टिंग ऑफ मल्टीपल लिंग्विस्टिक, ठीक है, मल्टीपल लिंग्विस्टिक, मल्टी एथनिक, मल्टी कास्ट ग्रुप, ओके। एंड ये एग्जांपल दे सकते हो कि 1600 से ज्यादा लैंग्वेज हमारे यहाँ पे बोली जाती है। देन एकोमोडेटिव सोसाइटी, बेसिकली एकोमोडेटिव सोसाइटी का मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो इंडिया कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहा। इंडिया पे हमेशा बाहर से लोग आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे, जैसे मुगल आए थे, ब्रिटिश आए थे, उसके पहले हम लोग देख सकते थे, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉरेनर्स आके इंडिया में उन्होंने रूल किया है या फिर किसने इन्वेड किया है। तो हमने हमेशा उनसे कुछ ना कुछ तो लिया है, ओके, और हमने ऑब्वियसली वो एम्ब्रेस भी किया है। इंडिया एम्ब्रेस इन्वेडर्स बट कीप देयर आइडेंटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मुगल इन्फ्लुएंस है इंडिया के खाने पे है, जैसे चाइनीज इन्फ्लुएंस है हमारे अभी खाने पे, जो अगर हम लोग करंट में बात करें, ठीक है, तो हमने हमेशा कुछ ना कुछ तो लोगों से ले रखा है, ठीक है, और उनको हमने एम्ब्रेस किया और हमारे खुद में ही हमने वो उसको क्या कह सकते हैं कि इवॉल्व किया है एक टाइम, ठीक है। तो एकोमोडेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो इंडिया एक्सपीरियंस वेरियस इन्वेजन इन हिस्ट्री, हाउएवर शी नेवर लॉस्ट देयर ओन चार्म विद अकोमोडेटिव अदर्स, ओके। देन patriarchal and gender roles, patriarchal and gender roles, obviously in India we have this patriarchal male dominant structure, जहाँ पे औरतों को सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, ओके। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो अब ऐसा लिख सकते हो, वुमेन स्टिल अंडर प्रेजेंटेड इन इंडियन वर्कफोर्स। अगर पेट्रियार्की का नेचर और जेंडर रोल में अगर आपको एग्जांपल देना है, अब सिंपल से लिख सकते हो, वुमेन स्टिल अंडर प्रेजेंटेड इन वुमेन वर्कफोर्स, इन वर्कफोर्स। और इसी के साथ साथ आप NHFS का ये डेटा कोड कर सकते हो, ओके। देन इसके बाद व्हाट आर अदर्स कैरेक्टरिस्टिक, कोएग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन, ओके। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स है बट वी हैव 4 डोमिनेंट रिलीजन, दैट इज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। ये 4 हमारे पास मेन रिलीजन है। स्टिल वी प्रीच टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ओके। तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस, कोएग्जिस्टिंग ऑफ वेरियस रिलीजन। देन स्पिरिचुअल सोसाइटी, वी हैव स्पिरिचुअल सोसाइटी, कि हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं स्पिरिचुअल सोसाइटी का, कि शास्त्र पूजा ऑफ राफेल जेट्स। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वी हैव दिस स्पिरिचुअल सोसाइटी, ओके। क्या है एग्जाम्पल इसका, शास्त्र पूजा ऑफ राफेल जेट। अब इसी के साथ साथ देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ओके। इसका मतलब क्या है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, मतलब हम लोग इंडिविजुअलिज्म को भी साथ में लेके चलते, उसी के साथ साथ हमारा जो कलेक्टिविज्म वो भी साथ में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैलेंसिंग बिटवीन पर्सनल लिबर्टी एंड ग्रुप हार्मनी, ओके। जैसे क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी ये क्या है, ये इंडिविजुअल है, बट इसी के साथ साथ हम लोग फ्रैटर्निटी भी तो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी इज कलेक्टिविज्म, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दे रखा है। तो वी हैव दिस कोएग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ओके। तो यहाँ पे आप ये कीवर्ड्स डाल सकते हो, इंडिविजुअलिज्म एम्फेसिस ह्यूमन इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड लिबर्टी वाइल कलेक्टिव प्रायोरिटीज अ ग्रुप, ओके। देन वी हैव दिस कास्ट सिस्टम विच इज मोर डोमिनेटेड इन इंडियन सोसाइटी। तो कास्ट सिस्टम का तो अलग हमेशा हम टॉपिक पढ़ेंगे, बट स्टिल कि कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम का तो हमें एक सबसे पहले एक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इट इज अ सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ओके। इतना याद कर लो, इट इज मोर देन फॉर कास्ट सिस्टम। देन जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड फैमिली वैल्यूज, वी हैव फैमिली वैल्यूज, जैसे कि बुजुर्गों के पैर छूना उसको एक रिस्पेक्ट की तरह देखा जाता है। एंड देन जॉइंट फैमिली, कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल जनरेशन अंडर वन रूफ, ओके। तो ये सारे, अब पॉइंट क्या है कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप आपके आंसर में यूज करोगे। अगर आप ये आंसर में यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव या फिर इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिखेगा नहीं। अगर ये हमें देखना है और हमें चाहिए कि हमारा आंसर जो है एक इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें बस इसी के अराउंड आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द अदर पॉइंट्स आर यार, सोशल इंस्टीट्यूशन,
ठीक है। अब सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या है, तो अगर सोशल इंस्टीट्यूशन को हम लोग समझे, ठीक है, तो व्हाट आर सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर कैसे, फैमिली, फैमिली, किनशिप, देन मैरिजेस, एजुकेशन, दैट गाइड्स बिहेवियर एंड हेल्प सोसाइटी फंक्शन स्मूथली, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्या करता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी विच शेप द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड हेल्प टू बिल्ड एंड सस्टेन द सोसाइटी इटसेल्फ। तो सोशल इंस्टीट्यूशन अलग अलग चीजों से कंसिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल किनशिप, फैमिली, मैरिज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। अभी हमें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हमें इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि सोशल स्ट्रक्चर जो भी है उससे के अराउंड हमें उसके अराउंड पॉइंट लिखने हैं और हमारे आंसर में प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज के ऊपर यूपीएससी क्या करता है ना, अलग से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, मैरिज के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। सो ऑब्वियसली हमें थोड़ा मैरिज का स्ट्रक्चर, मैरिजेस का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि व्हाट आर मैरिजेस। तो मैरिजेस कैन बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स इन्वॉल्व एंड बेस्ड ऑन स्पाउस सिलेक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या जरूरी है कि सर यहाँ पे क्या क्या जरूरी ये बता दो। तो बेसिकली यहाँ पे जरूरी है हमें कि मैरिजेस में अगर क्वेश्चन आ गया तो लिखना क्या क्या है हमें। ओके, अब ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है ना, ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, क्योंकि जब इसको समझोगे ना तो मैरिजेस के चैलेंजेस, इश्यूज, वे फॉरवर्ड वगैरह आपको समझ में आ जाएगी। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर इन्वॉल्व वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस, दैट इज मोनोगमी एंड पॉलीगमी। मोनोगमी मतलब क्या, वन पार्टनर एट अ टाइम, मतलब कि अभी जैसे मैं हूँ तो मेरी बीवी बस मेरे साथ वही रहेगी, ऐसा नहीं कि मैं 3-4 शादियाँ करूँगा या फिर मेरी बीवी 3-4 हस्बैंड रखेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगमी। ठीक है, बट हम इंडिया में क्या करते हैं, मोनोगमी हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, दैट इज वन पार्टनर एट अ टाइम। देन इसके बाद आता है पॉलीगमी। ओके, पॉलीगमी मतलब क्या, इट हैज मोर देन वन स्पाउस। जैसे मुस्लिम्स में होता है कि दे कैन हैव मोर देन वन स्पाउसेस फॉर अ हस्बैंड। ओके, दे कैन ही कैन हैव थ्री वाइफ्स आई गेस। ठीक है, तो उसको क्या हम बोलेंगे हम लोग, पॉलीगमी। अब ये पॉलीएंड्री, पॉलीगेनी और ये सीरियल मोनोगमी और स्ट्रेट मोनोगमी, इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि जैसे पॉलीएंड्री जो है, वेयर वन मैन मैरिज सेवरल मैन एट अ गिवन टाइम। ओके, वन वुमेन मैरिज सेवरल मैन एट अ गिवन टाइम, और वो कहाँ कहाँ पे होता है, कौन से ट्राइब में, टोडा, कोटा, खासा एंड लद्दाखी बोटा। ये एटलीस्ट 2 टाइप का तो नाम याद रखो। ओके, एंड पॉलीगिनी वेयर वन मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वुमेन एट ए गिवन टाइम, वो कहाँ पे होता है, बाइगाज एंड गोंड्स में होता है। तो ये 2 चीज़ें तुम आप लोग याद रखो, उससे क्या होगा, आप जब भी इसके रिलेटेड आंसर लिखोगे और ऐसे में ये पॉइंट लेके आओगे मोनोगमी और पॉलीगमी का, तो ऑब्वियसली ये आप यहाँ पे इजीली उसको प्रेजेंट कर सकते हो विद एग्जांपल्स। देन उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन स्पाउस सिलेक्शन, एंडोगमी। एंडोगमी मतलब क्या, कि हमारे जो कास्ट के अंदर, सब कास्ट के अंदर, ट्राइब के अंदर ही इसको हम लोग हमारा स्पाउस ढूंढते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोगमी। और एक तो ऑक्सीगमी, मतलब क्या, हमारे किनशिप के ग्रुप के बाहर वाले लोगों से हम लोग शादी करते हैं। ठीक है, इंडिया प्रैक्टिस गोत्र एक्सोगमी, मतलब ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि सेम गोत्र में हम लोग शादी नहीं करते हमारे यहाँ पे, तो इंडिया में ऑब्वियसली अपने गोत्रों में शादी नहीं करते, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीगमी, बट इन अ गोत्र। ठीक है, बट कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, देयर इज अ कंपेनियनशिप। ठीक है, कंपेनियनशिप मतलब मैरिज बेस्ड ऑन कंपेनियन, कि हस्बैंड क्या प्रोवाइड करेगा, गर्ल क्या प्रोवाइड करेगी, इन दोनों के अच्छे से बन रही है क्या नहीं, तो ये कंपेनियनशिप। ठीक है, और ये कहाँ पे कॉमन, इन द अर्बन एजुकेटेड क्लास। ओके, वहाँ पे ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं कंपेनियनशिप। एंड देन देर इज ओपन मैरिज। ओपन मैरिज का एग्जाम्पल है ना, आप SM में लिख सकते हो, एथिक्स में लिख सकते हो, और सोसाइटी में आना ही चाहिए। व्हाट इज ओपन मैरिज, ओपन मैरिज लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन परमिटेड बाय द बोथ, मतलब कि अगर मेरी बीवी ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, ठीक है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वी आर इन ओपन मैरिज एंड इट गोज बोथ वेज। ओके, ये काफी रेयर फिनोमिना है। ओके, दिस फिनोमिना इज वेरी रेयर और ज्यादातर ये अर्बन में देखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये सब आंसर में नहीं लिखना, आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सर तो आंसर में क्या लिखना है, जब भी मैरिज से रिलेटेड आंसर आ जाए या फिर इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आंसर आ जाए, आपको मैरिज लिखना, मैरिज के ऊपर एक पॉइंट लिखना होगा। तो यहाँ पे हमें अब ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द इंडियन सिस्टम। बेसिकली हमारा जो आंसर बनेगा इससे बनेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इवोल्यूशन ऑफ मैरिज या फिर कंटेम्प्रेरी नेचर ऑफ मैरिज इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे और अभी हमारे पास क्या चल रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइजिंग एज ऑफ मैरिजेस। ठीक है, तो जैसे पहले लड़कियों के लिए 18 थी, अब 21 कर दी है। ओके, तो दीज आर द राइजिंग एज ऑफ द मैरिजेस। तो और वो क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली वो भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज मोर फोकस ऑन एजुकेशन एंड करियर बाय बोथ मेन एंड वुमेन which increase the age of marriage. Okay, then change in the form. Traditional form of marriage like polygamy and polygyny are legally prohibited in India under Hindu Marriage Act 1995. तो आपको यहाँ पे ये हिंदू मैरिज एक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे क्या करोगे ना, सर इसका पॉइंट लिखना कैसा होता है, बेसिकली इसको ना ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पॉइंट लिखना है तो मैं पॉइंट ऐसे लिखूंगा, राइजिंग एज ऑफ मैरिज due to more focus on education and career by both men and women। ठीक है, अब यहां पे इसको मैं अंडरलाइन करूंगा। ओके, अब क्या हो गया, ये तो ऑब्वियसली छोटा है इसकी वजह से, बट आपने ये डेड लाइन में ये पूरा खत्म कर दिया। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देन सेकेंड इज व्हाट इज सेकेंड कि चेंजिंग इन द फॉर्म। चेंजिंग इन फॉर्म की ट्रेडिशनली हम लोग पॉलीगैमी वगैरह प्रैक्टिस करते थे, बट यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद वो बंद हो गया हिंदूज में। ठीक है, देन व्हाट आर द चेंजिंग, तो पहले काम करते हैं, पहले इसके पॉइंट सारे देख लेते हैं। द चेंज इन द वुमेन रोल, पहले वुमेन का कैसा रोल था कि घर के काम देखो, ये देखो, वो देखो। ठीक है, बट अभी फिलहाल क्या है, वुमेन आर टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्पाउस सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ पे हो रही है, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन देयर इज अ चेंजिंग इन द मैरिज। ओके, मैरिज स्ट्रक्चर। ओके, देन पहले कैसा था, कंपेनियनशिप रादर देन अ ड्यूटी। पहले कैसा था, मैरिज हैज इन्वॉल्व मोर बेस्ड ऑन लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप रादर देन मेड ड्यूटी। मतलब यहाँ पे पहले कैसा था कि शादी करो, शादी करके सेटल हो जाओ, एक ड्यूटी अपनी, पति का धर्म होता है ये करना, पत्नी का धर्म होता है ये करना। अब अभी यहाँ पे ऐसा होता है क्या, नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोग कंपेनियनशिप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रादर देन ड्यूटी इमोशनल बॉन्ड हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है इसका लव मैरिज और सेमी अरेंज मैरिज। सेमी अरेंज मतलब क्या, लव होता है बट बोलेंगे लड़का लड़की चलो आप आपके पापा को भेजो हमारे घर पे बात करने के लिए, और वो हो गया सेमी अरेंज। देन देर इज अ रिकग्निशन इन लिव इन रिलेशन। ऑब्वियसली लिव इन रिलेशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, और इसको लीगली रिकॉग्नाइज भी कर रखा है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर रखा है। देन देर इज अ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लव मैरिज। ओके, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लव मैरिज ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देन फ्लूइड मैरिजेस। अब फ्लूइड मैरिजेस मतलब क्या, स्टिग्मा एंड टैबूज अराउंड डाइवोर्स हैज बीन रिड्यूस। ओके, मतलब क्या, पहले कैसा होता था ना कि अगर कोई लड़की या फिर लड़का डाइवोर्सी है या फिर विडो है तो उसको ना एक अलग नजरिए से देखा जाता था, बट अब वो क्या है ना, वो अब कम हो गया है। ठीक है, डाइवोर्स का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे एजुकेशन बढ़ गया है, लोगों का समझ सोसाइटी में बढ़ गई है। ठीक है, इसके वजह से, और ये कहाँ पे, अगेन अर्बन पे बहुत देखा जाता है। ठीक है, एंड देन ट्रेडिशनल वैल्यूज स्टिल परसिस्ट। ठीक है, इवन वाइल चेंजिंग सोसाइटी ट्रेडिशनल और प्रिटेनिंग मैरिज स्टिल परसिस्ट। फॉर इंस्टेंस अरेंज मैरिज सेटअप अमंग इंडियन बैकग्राउंड फैमिलीज सेटल अब्रॉड, इंडियन मैच मेकिंग सीरीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनुपम गुप्ता। ठीक है, उनका जो है मैट्रोमोनियल साइट। ओके, वो सारी चीजें स्टिल जो हमारे पास अरेंज मैरिज है परसिस्ट करते हैं। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट आर द चेंजिंग फॉर्म ऑफ मैरिज इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। चेंजिंग फॉर्म ऑफ मैरिज मतलब क्या, पहले कैसे सिर्फ शादी होती थी ट्रेडिशनल, बट अब वो वैसा है क्या, नहीं, अब अलग अलग चेंजिंग फॉर्म हो गया। अब चेंजिंग फॉर्म में क्या क्या आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट इन टाइप ऑफ मैरिज। पहले क्या होता था, अरेंज मैरिज होती, बट अब लव और सेमी अरेंज हो गई। देन चेंजिंग क्राइटेरिया फॉर स्पाउस सिलेक्शन। ओके, पहले पार्टनर सिलेक्शन टुडे एम्फोसिस मोरली ऑन कंपैटिबिलिटी, एजुकेशन एंड करियर अलाइनमेंट। पहले कैसे देखते थे, कास्ट देखते थे, रिलीजन देखते थे और फैमिली बैकग्राउंड देखते थे, बट अब क्या कर रहे हैं, अब ज्यादातर कंपैटिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे एंड करियर अलाइनमेंट में। देन इवॉल्विंग रोल ऑफ फैमिली। ठीक है, कैसे कि
फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम ऑब्सोल्यूट कंट्रोल और मैरिटल डिसीजन टू अ मोर कंसल्टेटिव सपोर्टिव अप्रोच। पहले होता था कि मैंने तो मेरी बीवी की शक्ल ही मंडप में देखी थी, बट अभी ऐसा नहीं होता। अभी क्या होता है, लड़का और लड़की को पहले फोटो दिखाई जाती थी, मिलने देते हैं, एक दो तीन बार मिलते हैं, वो कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद शादी होती है। ठीक है, देन ग्रोइंग एक्सेप्टेंस इन द लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन को अब टैबू की तरह ज़्यादा देखा नहीं जाता, और इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी उसको प्रोटेक्ट किया गया है, मतलब उसको लीगली अभी देखा जाता है। देन लीगल एंड सोशल शिफ्ट इन सेम सेक्स मैरिज। ओके, जैसे कि आर्टिकल सेक्शन 377 जिसको क्या किया, पहले क्रिमिनलाइज था, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो अभी यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज मतलब लड़का और लड़के साथ में रहना, लड़की और लड़की साथ में रहना, उसमें भी ट्रेंड देखा गया है। देन इंक्रीज इन सिंगलहुड। सिंगलहुड मतलब क्या, सिंगल मदर, सिंगल फादर, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है अभी। ठीक है, एंड देन वुमेन इंक्रीजेज इन द एजेंसी इन मैरिज। Women in contemporary marriages enjoy greater decision making power and agency in the matter, choosing partner, seeking divorce, pursuing career, and opposed to their earlier submissive role. तो क्या है, these are the changing form of contemporary। अब इसको आप क्या करोगे, इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करोगे, क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा नहीं, इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करोगे, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक मैरिज के, इसको आप इसके ऊपर आंसर लिखोगे, पॉइंट यहाँ से जनरेट करोगे, एंड ये तो आपके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है। ओके, अब इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी नेचर ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिज। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज इंटरकास्ट। इंटरकास्ट मतलब क्या, अपने ही कास्ट में, ठीक सॉरी अपने कास्ट के बाहर शादी करना, बट सेम रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हो, ठीक है, बट कोई जाट है और कोई मराठा है, तो हिंदू भी दोनों में आते हैं ना, तो उनके बीच में शादी करना, दैट इज इंटरकास्ट। एंड व्हाट इज इंटर रिलीजन, एंड इंटर रिलीजन इज मैरिज बिटवीन पार्टनर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब अलग अलग रिलीजन। ओके, अलग अलग रिलीजन का होता है ये। तो यहां पर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें ये डेटा इंपॉर्टेंट है। Inter-religious marriage account for only 2.1%, while intercaste marriage makes around 10% of the total marriage in India। सबसे पहले डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा को हाईलाइट करो। डेटा के साथ साथ डेटा कहाँ से आता है, ये डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आ रखा है, इसको आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, आप ये अच्छे से इंट्रो में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन आते हैं कि व्हाट आर द की फैक्टर्स ग्रोइंग इन द इंटरकास्ट मैरिज। अब देखो, इंटरकास्ट मैरिज, इसके बाद इंटर रिलीजियस मैरिज, ठीक है, इसके बाद मैरिज से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है, वो कास्ट से लेके जो भी होगा, इंटरकास्ट वगैरह वो। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, ये जो चार पॉइंट है, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, इसी के अराउंड आपको हमेशा आंसर लिखना है। ठीक है, दिस आर द योर ग्रोथ फैक्टर, दिस आर द पॉइंट्स वाई देर आर चेंजेस या फिर इवोल्यूशन इन इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या फिर कास्ट सिस्टम। ओके, यही पॉइंट के ऊपर आपको हमेशा लिखना होगा आंसर। अगर समझो कुछ भी आ गया, ये पॉइंट चिपका दो, बस इतना ही करना है। सो व्हाट आर द की फैक्टर्स, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अर्बन सेंटर्स शो हायर प्रिविलेंस अप टू 20%। देन एजुकेशनल अटेनमेंट है हमारे पास 50%, ग्रेजुएट पेरेंट्स सपोर्ट इंक्रीज इंटरकास्ट यूनियन। देन देयर इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर्टिकुलरली अमॉन्ग वुमेन। ओके, देन इसके बाद और क्या है, एक्सपांडिंग सोशल नेटवर्क्स, एक्सपांडिंग सोशल नेटवर्क, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, देन शिफ्टिंग इन फैमिली प्रायोरिटीज, फैमिली इंक्रीजिंग प्रायोरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और कास्ट अलाइनमेंट, दीज आर द फैक्टर्स। अब इसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं पता है आपको, अगर कभी इवोल्यूशन ऑफ मैरिज आ गया, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक डायग्राम बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ट्रेडिशनल मैरिज, देन इसके बाद सेकंड आ सकता है अरेंज्ड मैरिज। ठीक है, देन इसके बाद हम दिखाएंगे लव मैरिज, देन लिव इन मैरिज, लिव इन, एंड देन देयर इज अ ओपन मैरिजेस। एक फ्लोचार्ट ऐसे दिखा सकते हो ताकि सामने वाले को पता चल गया कि आपको ये पता है। ठीक है, क्लियर है ये, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देन दीज आर दी की फैक्टर्स, इनके वजह से क्या हो रहा है, जो मैरिजेस के चैलेंज, जो मैरिजेस है, ठीक है, या फिर कास्ट सिस्टम है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं।
देन सर व्हाट इज नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी होने चाहिए, ठीक है। इंटर रिलीजियस मैरिजेस से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है, तो यहाँ पे जो चैलेंजेस है ना वो हर जगह लगेंगे, ठीक है। इट कैन बी यूज एनीवेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी, कि ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी है, इसी के वजह से एक चैलेंज है ना, और हम लोग इंटर रिलीजियस या फिर इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कास्ट आइडेंटिटी लिख सकते हो जब भी कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ओके। तो ये देन सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिटी एंड सोशल प्रेशर, ठीक है। ऑनर बेस्ड वायलेंस, जैसे ऑनर किलिंग होती है वो हमेशा बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे देना हरियाणा का वगैरह दे सकते हो। देन कल्चरल इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, डीप रिटेड रिलीजन कस्टम कॉम्प्लिकेटेड फैमिली एंड सोशल एक्सेप्टेंस। देन वीकर सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। देन हिस्टोरिकल कम्युनल टेंशन, लीगल हर्डल्स एंड रिलीजियस कन्वर्जन फियर्स, ठीक है, लव जिहाद वगैरह की वजह से जो भी इश्यूज होते हैं वगैरह, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें समझ रहे हो आप, लाइक समझ रहे हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ओके। अगर इतनी चीज़ें आप लिख दोगे अपने आंसर में, इट इज़ मोर देन इनफ, ओके, कि सामने वाले को समझने के लिए कि आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज मतलब यूनियन बिटवीन टू होमोजीनियस सेक्स, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो देयर हैव बीन लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन अबाउट लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अब लाया नहीं है बट यहाँ पे ये डिबेट चल रही है। सो व्हाट वी कैन डू यहाँ पर, ठीक है, अगर सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कुछ लिखना होगा, ठीक है, कि क्यों चेंज हो रहे हैं, सबसे पहले ये पॉइंट से लिख सकते हो, ठीक है। जो लोग पहले क्या करते थे, पहले लोग जो शांत बैठे थे बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, वो अब अपनी आवाज उठाने लग गए हैं। सेकेंड, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस टू देम, ये चैलेंजेस लिख सकते हो, ठीक है। अगेन सोसाइटी का कोई भी आंसर होगा, सोसाइटी का कोई भी आंसर होगा, आपको 3-4 पॉइंट सोसाइटी में आपको आने ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि रिलीजन, लीगल, ठीक है, देन चिल्ड्रन से रिलेटेड जेंडर टर्मोलॉजी, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया बट जनरल में आप लिख सकते हो वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज, फेवर कैसे हो गया, सबसे पहले फंडामेंटल राइट किए हो अगेंस्ट जाएगा वो, कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट दबाने लग गए तो आर्टिकल 21 से अंडर राइट टू लिबर्टी वगैरह, ठीक है। देन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 337, अब वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। देन नो एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ जेंडर, देन रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, लीगल एंड सोशल राइट, इवॉल्विंग सोशल मॉरलिटी। तो ये सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट वी कैन डू, ठीक है। इनको अगर सेम सेक्स मैरिज करना है देन गवर्नमेंट का क्या पॉइंट होना चाहिए, देन व्हाट कैन गवर्नमेंट डू, we can have the mass awareness about the LGBT community to promote equality and acceptance. Then gender neutral terminologies लेके आ सकते हैं, जैसे पहले कैसे होता था, हस्बैंड एंड वाइफ बोला जाता था, बट अभी क्या करते हैं, स्पाउस बोला जाता है, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल हम लोग क्या कर टर्मिनोलॉजी लेके आ रहे हैं, ओके। देन लीगल रिफॉर्म्स आने चाहिए, इनके ऊपर कुछ लॉज आने चाहिए ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी राइट्स मिल जाए सेम सेक्स मैरिजेस में। देन कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। अब देखो यहाँ तक आज क्या करते हैं ना, आज तक अभी मैरिजेस तक आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं, ओके। कल क्या करते हैं, कल हम लोग दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग आंसर राइटिंग भी देखेंगे और बचा हुआ फैमिली डाइवर्सिटी, ये सारे जो पॉइंट्स बचे हम लोग वो कवर कर लेंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया। अगर कुछ भी इशू है आप मुझे बता सकते हो, ओके। कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर इसको मुझे कंटिन्यू रखना है प्लीज़ आप मुझे बता देना कि सर हमें समझ में आ रहा है, प्लीज़ कंटिन्यू दिस क्लासेस, तब जाके मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है तो मैं ऑब्वियसली इतनी वीडियो नहीं डालता रहूँगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है गाइस, ओके। जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।